चलिए हम लोग प्रश्नावली 1.2 देखते हैं। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जो गुणनखंड क्रम के बिना अद्वितीय होगा। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या के बारे में हम लोग जानते भी हैं। हम लोग एक बार और इसको देखते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है? कोई भी ऐसी संख्या जो एक या अपने आप, है ना, अपने से विभाजित हो, कि नहीं, इस अपने से या अपने के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो। तो जैसे मान के चलते हम लेते हैं 32। तो 32 जो है वह एक से तो होगा, कटेगा। 32 अपने आप से भी कटेगा, विभाजित होगा। लेकिन माने 32 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना 32, यानी 1 से विभाजित होगा और 32 से विभाजित होगा। इसके अलावा भी ये 2 से विभाजित हो सकता है। 16 दूना 32, 4 से हो सकता है, 8 चौका 32, फिर 8 से 8 चौका 32, फिर 16 दूना 32। इन सारी संख्याओं से भी विभाजित हो रही है, एक और अपने के अलावा। यानी 32 अगर है तो वो 1 और 32 के अलावा, अपने मतलब 32 के अलावा और भी संख्या से विभाजित होती है, वो भाज्य संख्या होती है। ठीक है। और अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या जो है एक और अपने के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। आप जैसे देख लेते हैं हम 2 एक अभाज्य संख्या है, जबकि ये सम संख्या है। चलिए यहाँ हम लोग उतना विस्तार में नहीं जा रहे हैं अभी। 2 एक अभाज्य संख्या है। फिर 3, क्योंकि यह अब एक और अपने आप के अलावा और किसी संख्या से नहीं कट रहा है, विभाजित नहीं हो पा रहा है। 5, 7, फिर 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 3 से विभाजित हो रहा है ना, इसलिए 9 नहीं होगा। 11, 13, 17, 19, 23, ये सारे अभाज्य संख्या हैं। आप लोग पहले से जानते भी होंगे। तो कहने का यहाँ जो समझाने का जो तथ्य है वो ये है कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब हमें क्या समझाना है? गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होता है वो भी हम लोग जानते हैं। जैसे अगर हमने ये 32 को लिखा, ये सारे विभाजित होते हैं इस रूप में। यानी अगर 32 को अगर विभाजित करते हैं तो 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूना 4। यानी इसको 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ये जो है ये क्या है? गुणा के खंड के रूप में। तो गुणनखंड मतलब गुणा के खंड के रूप में व्यक्त करना। तो 32 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में लिख सकते हैं, ये इसका गुणनखंड है। क्लियर? हालांकि आगे हम लोग गुणनखंड का एक ये विधि जो हम लोग पहले से जानते हैं और एक वृक्ष विधि की भी चर्चा करेंगे। गुणनखंड वृक्ष बनाएंगे, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। पहले हम यहाँ समझ लेते हैं। अब गुणनखंड भी समझ लिया, अब फिर से हम इसको दोहराते हैं। देखिए, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो भाज्य संख्या हमने लिया 32, इसे हमने क्या किया? तो अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त हुआ। अब ये 2 जो है सो उल्टा पुल्टा, यहाँ का 2 वहां का 2 यहाँ का 2 आ जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि क्रम के बिना, क्रम अगर उल्टा भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा जो गुणनखंड होगा वह अद्वितीय होगा, कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो सकता है। चलिए इसको एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलते हैं हम लोग लेते हैं 24।
2 से 2 से 12, और फिर 2 से 6, और फिर 2 से 3, यानी 24 का जो गुणनखंड आ रहा है यह आ रहा है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब देखिए ये जो गुणनखंड आया 2 अभाज्य संख्या 2 अभाज्य संख्या 2 अभाज्य संख्या फिर 3 अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो ये 2 इस तरह से लिखें या फिर 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिखें, है ना। ये जो है क्रम उल्टा हो जाए, इसको अगर छोड़ दें तो ये जो गुणनखंड है यह अद्वितीय होगा, यानी 24 पुराने के लिए और कोई दूसरा गुणनखंड संभव नहीं है। यदि सारे गुणनखंड के पद जो हैं वो अभाज्य संख्या हो तब। आई समझ बात। कोई भी एक ऐसी संख्या लीजिए जिससे अगर हम विभाजित करते हैं और वह अभाज्य संख्या के रूप में विभाजित करें तो अभाज्य संख्या के रूप में विभाजित करें तो वह जो उसका गुणनखंड आएगा वह अद्वितीय होगा, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं संभव है, नहीं हो सकता है। अगर हम बात करें, अगर जैसे 48 है, अगर 48 लेते हैं तो 48 का जो हम निकालेंगे, ऐसे हम क्या देखते हैं, मान लीजिए 35 देखते हैं, ठीक है, 35 का निकालते हैं तो 35 का गुणनखंड जो निकलेगा वो क्या होगा, तो 35 का निकल सकता है 5 गुना 7, 5 सत्ते 35। ये 5 गुना 7 हो जाए या 7 गुना 5 हो जाए, इसके अलावा और कोई ऐसा गुणनखंड है कि 35 पूरा देगा? ऐसा संभव नहीं है। यही कहा जा रहा है किसी अभाज्य संख्या को किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जो गुणनखंड क्रम के बिना अद्वितीय होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि दुनिया में जो भी भाज्य संख्या है उसे अगर हम फैक्टराइज करें यानी गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं, और अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर तोड़ देते हैं तो वह जो क्रम आएगा वह अगर उल्टा भी हो जाए लेकिन वह अद्वितीय होगा, उसके अलावा दूसरा और उसका रूप नहीं हो सकता है। फिर से एक बार फिर से जैसे मान लीजिए 56 का गुणनखंड तोड़ें तो 56 का 2 से 2 दूना 4, 1 2 8 16, फिर 2 से 2 1 2 2 चौका 8, फिर 2 से 2 सत्ते 14, यानी 56 का 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 7। अब देखिए ऐसा जो चाहें कि अगर हम इसके जगह पे अगर कोई 2 दूना 4 कर दें, 4 गुना 2 कर दें और दूना 7 कर दें, ये 7 4 तो भाज्य संख्या हो गया ना, और अभाज्य गुणनखंड लेना था तो अभाज्य गुणनखंड यही है, इसके अलावा दूसरा नहीं संभव है, यही इसका होगा। रूप चेंज हो जाएगा, अगर संख्या उल्टा पुल्टा हो जाए उसको छोड़ दें तो दूसरा और विकल्प इसका आंसर नहीं हो सकता है। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग गुणनखंड के दूसरी जो एक गुणनखंड निकालने की जो विधि है उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए गुणनखंड निकालने का एक विधि तो हम लोगों ने अभी फैक्टराइज करके जो देखा लघुत्तम जैसा विभाजित करते हैं वो है, और उसी को दूसरे रूप में हमको कहते हैं वृक्ष गुणनखंड भी कह सकते हैं, उसको कहते हैं उसको वृक्ष गुणनखंड, मतलब वृक्ष जैसा हो जाता है। इसको हम लोग ऐसे देख लेते हैं, सपोज कीजिए कि हम अगर 102 ले लें तो 102 को यह विभाजित कितना से होगा, 2 से होगा विभाजित, 2 से विभाजित होगा तो 2 पंचे 10 और 2 एकाएं 2। अब देखिए ये 51 किससे विभाजित होगा, तो 3 से विभाजित होगा। 17 तिया 51 17। तो इस रूप में जो लिखना हुआ यही इसको कहते हैं हम लोग वृक्ष के रूप में लिखना। और समान रूप से भी आप जानते हैं 102 को 2 से डालते हैं, विभाजित करते हैं तो 2 पंचे 10 और 2 एकाएं 2, फिर 3 से 17 तिया 51। दोनों ही रूप है, ये वृक्ष गुणनखंड कहते हैं और ये समान प्रक्रिया, दोनों प्रक्रियाएं आपको समझ में आनी चाहिए। दोनों ही तरीके से यहाँ जो भी निकल रहे हैं, जैसे 102 का
अभाज्य गुणनखंड ये 2 गुना 3 और गुना 17। यहाँ भी लिखेंगे तो 102 का यही होगा, ये 2 गुना ये 3 और गुना 17, दोनों एलसीएम चीजें। समझ गए, वृक्ष गुणनखंड समझ गए। अब हम लोग जानते हैं गुणनखंड विधि के आधार पर HCF और एलसीएम निकालना। जैसे 140 और 156 मान के चलते हैं, ये दो संख्या हमें दिया हुआ है और इनका ही हमें HCF एलसीएम निकालना है। तो पहले हम HCF और एलसीएम की चर्चा करने से पहले इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो गुणनखंड जैसे 140 का गुणनखंड अगर तोड़ा जाए तो 2 से, वृक्ष विधि से हम लोग चलते हैं, वृक्ष गुणनखंड बनाते हैं। इससे अगर तो 2 से का चलेगा, होगा विभाजित होगा 2 से, तो 2 सत्ते 14 और फिर जी आ गया। फिर ये कितना से विभाजित होगा, तो 2 से कितना होगा, तो 2 तिया 6, 1 पर 0, 10, 2 पंचे 10 यानी 35। फिर ये विभाजित होगा 5 से, तो 5 सत्ते 35। इस तरह से इसका गुणनखंड हो गया 140 का 2 गुना 2 गुना 5 और गुना ये 7। अब हम देखते हैं 156 का, तो 156 का 2 से, 2 सत्ते 14, 1 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से आएगा, 2 तिया 6, 1 2 9 18। अब ये फिर 2 से नहीं आएगा तो 3 से, 3 ने काई 3 और 3 तिया 9। इस तरह से इसका जो 156 का जो आएगा गुणनखंड वो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 13। तो इसमें अब हमें HCF निकालना है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तो हमने फैक्टराइज किया है, ये फैक्टर है, फैक्टर माने गुणनखंड है, तो ये सारे इसके गुणक हैं। तो हाईएस्ट कॉमन जो है, सबसे बड़ा जो दोनों में शामिल है, ऐसा फैक्टर कौन कौन सा है, वही उसका HCF हो जाता है। तो देखिए इसमें ये 2 शामिल है और फिर ये 2 शामिल है। HCF में ये दो जो कॉमन आ रहा है, तो यानी 1 2 और गुना 2 यानी कि 4। HCF आ गया 4, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। अब हमें निकालना है LCM। LCM क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं इसको। इसका जो मल्टीपल्स है वो जो कॉमन लोएस्ट से लोएस्ट आता है, तो इसको हम लोग जो निकालते हैं तो इसमें जो शामिल है उसमें से 1 लेते हैं। ये 2 शामिल है, चलिए, और ये 2 भी शामिल है, ये 2 भी लेते हैं। अब देखिए 5 शामिल नहीं है, फिर भी 5 लेना, क्योंकि 5 उसका फैक्टर नहीं, ये गुणक मल्टीपल्स तो है ना। अच्छा, फिर 3 शामिल नहीं है तो 3 भी लेंगे। फिर ये 7 शामिल नहीं है, फिर भी लेंगे। 13 शामिल नहीं है, फिर भी लेंगे। माने जो शामिल है वो तो 1 ले ली, एक करके लिया हमने, और जो शामिल नहीं है उसे भी शामिल कर लिया इसमें। इस तरह से LCM हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60 और 60 और 70, 7 से तो 60 और 70, तो 7 छक्के 42, 420 गुना 13, तो 0, 13 दूना 26 के 6 हाथ में रह गया 2 और 13 चौका 52 और 2 52 2 54 के 4। इस तरह से इसका LCM ये निकल गया, ठीक है। तो हम लोगों ने HCF और LCM निकालना सीखे हैं।
फिर से एक बार हम लोग करते हैं। एलसीएम एचसीएफ जो है वो दोनों दो अगर संख्या दो या दो से अधिक संख्याएं दी जा सकती है, इससे हम लोग इसका गुणनखंड तोड़ लेते हैं। इन गुणनखंडों में से जो जो संख्याएं कॉमन होती है ना, दोनों में होता है, वो संख्याएं को कॉमन के रूप में लिख करके गुना करके हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं एचसीएफ। क्लियर। एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन है उससे तो एक लिखेंगे, एक ही संख्या लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उससे एक बार लिखते हुए हम लोग गुणनखंड तैयार करते हैं और उस संख्याओं को गुना करके हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। ये गुणनखंड के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालने की विधि है। देखिए इसकी आवश्यकता हमें आगे है, इसकी चर्चा हमें आगे देखना है। चलिए देखते हैं। तो दो संख्याओं का अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो उन संख्याओं का, जैसे मान लीजिए कोई संख्या ए और अगर दूसरी संख्या बी दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखना है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम इस दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। यह भी एक रूल है जिसे हम लोगों को समझना है। इस पे भी प्रश्न आएंगे कि कोई भी अगर दो पूर्णांक संख्याएं दी हुई है तो उन संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो उनके एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये हमें आगे के अभ्यास में ये प्रश्न आएंगे, इसे भी हम लोग देखेंगे। हमें यह ध्यान लेना है कोई भी दो संख्या दिया हुआ है उनका गुणनफल जो होगा वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर। एक बार फिर से, कोई दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अभ्यास प्रश्नावली 1.2 से जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों का हम लोग अभ्यास करते हैं। चलिए पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। नीचे जो अभाज्य संख्याएं दी गई है उस अभाज्य संख्या, वो जो संख्या दी हुई है ना, उसे हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए हम लोग पहला सवाल देखते हैं। यह 140 है, इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग काम करते हैं, इसे वृक्ष गुणनखंड तैयार करते हैं। अगर ये 2 से अगर हम करते हैं तो क्या होगा, 2 सत्ते 14 और 0। फिर इसे अगर 2 से करते हैं तो 2 दूना द्वितीया 6 1 2 पंचे 10। फिर इसे हम लोग 5 से 5 सत्ते 35 इस रूप में लेते हैं। और फिर आगे 156। अब पहले इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 और गुना 7। फिर इस तरह से 156 को 2 सत्ते 14 1 2 अट्ठे 16। फिर इसे 2 से तो द्वितीया 6 1 पर 8 18। तो 2 नमा 18। फिर इसे देखते हैं 3 से होगा, तो 3 से 3 1 3 और 3 तिया 9। अब ये 13 एक आभाज्य संख्या आ गया, अब आगे नहीं टूटेगा। तो इस तरह से हमें 156 के में क्या 156 का क्या मिला गुणनखंड, 156 का 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 13। ये इसके गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है 38 25 3825। इसे अगर हम चूंकि 5 है, देखिए छोटी छोटी संख्या है, अभाज्य संख्या से हम लोग लगाते हैं। तो अगर 2 से नहीं लगेगा
क्यों नहीं लगना है? तो हम लोग इस विभाजकता का जो रूल्स है उसको थोड़ा सा देखते हैं। 2 से तभी कटेगा जब किसी संख्या के अंत में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 या 8 हो। ये 2 से विभाजिता का नियम है। 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अंत में जो है सो सम संख्या होना चाहिए, है ना। सम संख्या का अंतिम अंक जो है, अंतिम संख्या का अंतिम अंक जो है वह सम संख्या होना चाहिए, तो भी वो 2 से कटेगा। और देखिए 2, 4, 6, 8 ये क्या है? सम संख्या ही है ना। चलिए 3 से विभाजिता का जो नियम है वो थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ सीखना जरूरी है। 3 से विभाजिता होने के लिए क्या है, इनके जो अंक है इन सारे अंकों को अगर हम जोड़ लेते हैं और फिर 3 से अगर विभाजित करें, अगर वो विभाजित हो जाए तो यह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। यहाँ देखते हैं 8 और 3 11 और 2, 11 2 13, 11 2 13 और 5 18, जोड़ने पर 18 हुआ। 18 3 छक्के 18, 3 से 18 विभाजित हो रहा है 6 बार में। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। याद रखना है ये चीज को। 3 से विभाजित का नियम क्या है? अंकों का योग, अंकों का योग जो है वह अंकों का योग है ना, अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अंकों का योग 3 से विभाजित हो, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने सिखाया। अब देखिए 4 से भी विभाजिता के नियम हैं, लेकिन समान रूप से हम ये समझते हैं अगर 2 से वो विभाजित है तो 2 गुणित 2 है तो 3 से ये कटेगा ही। अब 5 से विभाजिता का नियम क्या हो सकता है? तो या तो संख्या के अंत में 0 हो या फिर 5 हो, है कि नहीं। 6 से विभाजिता का नियम में 2 गुना 3 से अगर विभाजित होगा तो 6 से विभाजित होगा। 2 और 3 दोनों से अगर कट जाता है तब ये होगा, है ना। तो ये कुछ रूल्स हैं जिससे हम लोग समय समय पर इसका उपयोग करते रहेंगे और भी आगे 6, 7, 8 की चर्चा करते रहेंगे। यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अगर इसे 3 से विभाजित हो रहा है, चूंकि 3 8 और 3 11 और 2 13 और 5 13 5 18, 3 छक्के 18, इसलिए 3 से कटेगा। 2 से तो कटना ही नहीं है। तो चलते हैं 3 से। 3 1 3, 3 दूना 6, 6 पर 2, 2 आ गया तो 2 और 2 22, 3 7 21 और 1 3 5 15। अब फिर ये देखिए 1 2 3 और 7 10 5 15, फिर 3 से कट रहा है तो 3 से फिर विभाजित हम लोग करेंगे। 3 चौका 12, 3 चौका 12 और फिर 3 दूना 6, 1 3 5 15, इस तरह से। फिर अब देखते हैं ये 4 और 2 6 और 5 11, 11 3 से विभाजित नहीं है, अब 3 से नहीं लगेगा। तो फिर हम आगे चूंकि 2 से तो नहीं कटना है, 3 से भी नहीं हुआ, अब 4 से, चूंकि 2 से नहीं कटेगा 4 भी से भी नहीं होना है। अब 5 से देखते हैं, 5 चूंकि अंत में 5 है तो 5 से विभाजित होगा, तो 5 से हम लोग करते हैं। 5 8 40 और 2 पर 5, है ना, 5 25। अब देखिए फिर ये 5 से कटेगा तो 5 1 5, 1 आया 4 नहीं 5 और 3 ना, 3 और 5 35, तो 5 7 35 यानी 17 से। अब 17 एक अभाज्य संख्या है। अब ये हो गया, अब इसका अंतिम नहीं है। तो इस तरह से हम क्या देखें कि 3825 जो है यह 3 गुना 3, इस 3 को गुना 5 और गुना 17, इस रूप में इसे हम लोग लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। चौथा 5005, ये अगर 2 से तो कटना नहीं है क्योंकि विषम संख्या है। 5 से 5 1 5 और फिर 0 0 0, फिर 5 1 5। देखिए 5 से मैंने इसलिए काटा, 3 से कोशिश नहीं किया, कर सकते थे 5 और 5 10, 10 3 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए हमने 3 से काम नहीं किया। तो अब हर विभाजिता की जांच करते ही रहें।
कुछ हमें अपने कॉमन तर्क के आधार पर भी जल्दी से जल्द काम को आगे बढ़ाना है। यहाँ तो ये कितना से विभाज्य करते हो ये तो जरूरी नहीं है कि आप क्या क्या बोलते हो, क्या क्या दिमाग में लाते हो, आपका जो सही है वो रिप्रेजेंट क्या करते हो, इस पे डिपेंड करना है। तो डायरेक्ट मैंने 5 से किया। अब यहाँ देखिए ये संख्याएं किससे विभाजित हो सकती हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि अब 2 से तो होना नहीं है, 3 से होना ही नहीं है क्योंकि 1 1 2 होता है, 5 भी नहीं है इसके अंत में क्या कि 5 से होगा, तो 5 से भी नहीं होगा तो हम आगे 7 से कोशिश करते हैं, तो 7 से हो जाएगा। चलिए 7 से हम लोग करते हैं। अगर ट्राई करेंगे 7 से नहीं होगा तो 9 से लगाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं, आगे देखिए कोशिश, लेकिन 7 से लगता है कि हो जाएगा, वो करेंगे 7 से, देखते हैं। आप भी प्रैक्टिस करोगे। 7 1 7, 3 बचा, 3 पे 0 आ गया, 30, 7 चौका 28, 2 बचा, 2 पर 1, 21, 7 तिया 21, 143। अभी 143 किससे कटेगा भाई, तो 143 ये 11 से कटेगा, है ना। 1100 अगर हम समझे तो कैसे समझे हैं इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए 11 है कहाँ 11, ऐसा हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए किसी भी संख्या को अगर मान लीजिए 12 को आप 11 से गुना करोगे ना तो ये कैसे आएगा, ये 2 और 2 1 3 और ये 1, मतलब यहाँ ये संख्या दोनों जुट करके दूसरे स्थान पे आया है। पहले ये 2 लिखाया, फिर दोनों को जोड़ करके 2 आया, फिर ये 1 आया, इस रूप में वो दिखाई पड़ सकता है। यहाँ देखिए 3 है, ये 4 है, यहाँ 1 है, तो 1 और 3 मिलकर के 4 हो जाता है। तो ये 1 और 3 मिलकर 4 होता है। ये 11 से विभाज्यता का जो नियम है वो नियम क्या, ये मतलब एक कॉमन डेवलप करने का चीज करना है जिसके आधार पर हम लोग अवलोकन कर सकते हैं। तो 11 से 11 का 11 और बचा 3, 11 तिया 33, है ना। तो इस हिसाब से इसका आ गया 5000, 5 का 5 गुणित 7 गुणित 11 और गुणित 13, इस तरह से। अब देखते हैं नेक्स्ट है 5वां 74 29 7429, इसको हम लोग देखते हैं किन संख्याओं से ये कटती है। तो पहले 2 से तो नहीं कटना, 3 से 7 और 4 11 और 2 13 और 9 13 और 9 22, ये 3 से नहीं कटने वाला है। तो चलिए 3 से नहीं कटेगा तो फिर से हम लोग आगे ट्राई करते हैं। ये 5 से भी नहीं कटेगा चूंकि 9 है लास्ट में, 5 0 नहीं है, 6 से जरूरत नहीं, तब 3 से नहीं कटा तो 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा तो 6 से भी नहीं कटेगा। चलिए 7 से ट्राई करके देख सकते हैं, आप कोशिश करोगे, है ना। ये आएगा आपको 17 से कटना है, कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। जहाँ छोटे सारे ट्रिक्स हैं शॉर्ट रास्ता चलने का वो सारा हम लोग कर रहे हैं। अगर मान लीजिए वो अगर 7 से कोशिश किया, 7 से नहीं कटा तो 8 से कोशिश कर सकते हैं, लेकिन 8 से नहीं करना है क्योंकि 2 से नहीं कटेगा तो 8 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। 2 से नहीं कटेगा तो वो 8 से भी नहीं कटेगा। फिर 9 से भी कोशिश नहीं करना क्योंकि 3 से अगर नहीं कटा तो फिर 9 से भी नहीं कटेगा। फिर हम 7 से अगर चेक कर लिया तो 11 से चेक कर सकते हैं, है ना। 11 में अक्सर हमने बताया कि पिछली 2 संख्याओं का योग होता है पीछे वाला, ये भी अगर हम लोग देख सकते हैं इस रूप से है तो उस आधार पर भी चेक करेंगे। फिर इस तरह से हम लोग 13 चेक करेंगे, 12 नहीं करना चूंकि अभाज्य संख्या आएगी। 2 3 हमने किया, 12 देखो 12 लिखते हैं तो क्या होता है, तो 12 में तो 6 गुना 2, इसको भी तोड़ो तो ये होगा 2 गुना 3 गुना 2, यानी 2 3 से आपने ट्राई कर लिया, नहीं कटा इसलिए 12 के नहीं करना है। 14 भी नहीं करना है क्योंकि 7 से कर लिए हैं और 2 से भी हो ही गया है। तो 11 के बाद सीधे आ जाएंगे हम लोग 13 पर, 13 पर नहीं होगा तो आ जाएंगे सीधे 17 पर, यानी अभाज्य संख्याओं से ही आप ट्राई करते रहोगे, ठीक है। तो आप देखोगे 17 से ये कटेगा, तो 17 चौका आप देखो 17 चौका 68 हो गया, तो 4 2 4 6 पर 62, 17 तिया
51, 17 तिया 51, तो 51 9 और 2 11, 17 सत्ते 119 है ना, 119 आ जा रहा है, 17 सत्ते 119, 437। अब 437 फिर क्योंकि 17 तक हमने चेक कर लिया है ना, कटना होता तो पहले कट जाता, अब 17 से आगे हमें चेक करना है, तो 17 के बाद आता है 19 से हमें काटने की कोशिश करेंगे, और 19 से देखते हैं काट के, तो 19 दूना 38 हो गया, तो 2 और 3 5, 5 पर 7 57, 19 तिया 57। इस तरह से क्या निकला हमें कि 7429, 7429 में 17 गुणित 19 और गुणित 23, ये इसका गुणनखंड आया। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। दूसरा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है। तो HCF गुण दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है, ये हमने पहले बता दिया है, अब उससे हमें जांच करनी है यहाँ। तो यहाँ HCF और LCM निकालने की भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फैक्टराइज मेथड ट्री के द्वारा जो गुणनखंड निकालते हैं या फिर समान विधि है उनके द्वारा। तो हम लोग देखते हैं पहला सवाल। चलिए, पहला है ये 26, इसका पहले हमें LCM HCF निकालने के लिए पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं। 2 से कटेगा, चूंकि लास्ट में 6 है, तो 2 1 2 और 2 तिया 6 13। अब तो ये कटने वाला नहीं है, यानी 26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 13। फिर 91 का अभाज्य गुणनखंड, 91 का आप यहाँ लिख सकते हो 26 का अभाज्य गुणनखंड, है ना, 26 का अभाज्य गुणनखंड। फिर आप लिखोगे 27 का, है ना, यहाँ भी लिखें या यहाँ भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब 91 का अभाज्य गुणनखंड, 91 का अगर निकालते हैं तो 91 का देखेंगे, ये 7 से लगा 13 बार में, 13 7 91 होता है, इसलिए 91 का ये 7 गुणित 13। तो HCF क्या होगा? HCF होगा इस दोनों में जो कॉमन है, कॉमन यहाँ 13 है, तो HCF आ गया 13। LCM क्या होगा? तो LCM ये 2 गुणित 13, 13 दोनों में कॉमन है, चलिए 7 और गुणित 7, ये 13 तक वाले ले चुके हैं। तो इस तरह से 13 7 91, 13 दूना 26, आज 26 को 7 से गुना करेंगे, 26 को 7 से गुना करते हैं ना, 26 को 7 से, तो 7 6 के 42 के 2, हाथ में रह गया 4 और 7 दूना 14 4 18 के 8, हाथ में 182। तो HCF हमें आ गया 182। अब हमें HCF LCM निकाल लिए, अब हमें संख्याओं का गुणनफल निकालना है, ठीक है। ये मिटाना नहीं चाहिए, पहले जो लिखा हुआ था 91 का अभाज्य गुणनखंड ये रहना चाहिए, यहाँ लिख देते हैं 91 का 7 से 13 बार में, ठीक। चलिए, तो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या है 26 और गुना 91, ठीक। तो इसे भी हम लोग गुना करके लिख सकते हैं। 26 और 91 को 6 1 6, 2 9 6 के 54 के 4, हाथ में 5, 9 2 18, 5 23 के 3, हाथ में 2, 6 4 2 6, 3 और 2 2366। ये कितना आ गया? 2366, ठीक। इसको हटा लेते हैं हम लोग, 2366 आ गया। अब LCM गुना HCF या HCF गुना LCM जो भी लिखें, ये 182 गुणित 13, 13 से गुना करेंगे, 13 दूना 26 के 6, हाथ में रह गया 2, 13 26 हाथ में रह गया 2, 13 13 104 और 2 4 2 6 और 10, 13 का 13 और 10 23
आ गया। अब देखिए दोनों सेम हो गया ना, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, थोड़ा सा लिखना होगा। संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ये क्या हुआ? तो साबित हुआ। जांच किया तो जाबित में क्या हुआ? साबित तो हुआ। इस तरह से आप इसे लिखोगे। ठीक है, एक बार हम लोग देखते हैं क्या किया हमने दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाला। अभाज्य गुणनखंड कर निकालने के बाद उससे हमें LCM HCF मिल गया। अब दोनों HCF LCM निकालने के बाद संख्याओं का गुणनफल निकाल लिया, LCM और HCF का गुणनफल निकाल लिया, और दोनों देखे कि दोनों बराबर है। हाँ भैया, ये भी 66 है, ये भी 66 है, 366 है। इसका मतलब ये जांच हम जो कर रहे थे, जांच किए थे दोनों संख्या गुणनफल कितना होता है, हाँ होता है, साबित हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा 510 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 510 इसे अगर लगाएं 2 से, क्योंकि लास्ट में 0 है, वो 2 से विभाजित होगा, तो 2 दूना 4, 1 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10, 55, 255 आ गया। अब इससे हम फिर लगा सकते हैं। 3 से चेक करेंगे तो 2 5 2 7 5 2 7 5 12, ये 3 से लग जाएगा, है ना। तो 3 से ऐसे भी कर सकते हो वृक्ष के द्वारा, और समान जो विधि है उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो 3 से, तो 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24, 1 3 5 15। अब इसे 5 से, ठीक है, तो 5 से 17 5 85। इस तरह से हमें 510 का जो निकला वो 2 गुना 3 फिर 5 और गुना 7। ठीक है, ये हमें प्राप्त हुआ 510 का। अब हमें निकालना है 92 का। 92 का अभाज्य गुणनखंड। तो 92 का देखिए दोनों विधि से आप निकाल सकते हो। 2 से लगेगा तो 2 चौका 8, 1 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी अब हो गया। अब 23 अभाज्य संख्या आ गया, अब नहीं लगाना है 92। तो 2 गुना 2 और गुना 23। अब देखिए इस दोनों में ये कॉमन क्या आ रहा है, ये 2 आ रहा है ना, तो HCF 2 आ गया। LCM जो होगा ये दोनों में से 1 2, फिर ये 2 और फिर ये 23, और फिर यहाँ से हम लेते हैं 3 गुणित 5 और गुणित 7। ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए, ठीक है। 2 दूना 4, तिया 12, पंचे 60 और 60 में 60 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, फिर 7 से करेंगे तो 23 से करते हैं तो कितना होगा 7 0 और 6 3 18 के हाथ में 1, 6 दूना 12, 1 13 के 3 हाथ में 1 13 80 को 7 से करेंगे फिर तो फाइनल यहाँ जाएगा 7 0 0, 7 8 56 के 6 हाथ में रह गया 5 5, 7 3 21, 5 26 के 6 हाथ में रह गया 2, 7 1 7 2 9, 9600 इसका आ गया। हाँ, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लें सही है या कहीं गलती हो गया, लगता है कहीं गलती हो गया। फिर से एक बार करते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12, पंचे 60 हो गया, और 60 को फिर 7 से करते हैं तो 60 को 7 से 60 गुणित 7 तो 7 छक्के, अच्छा 60 गुना 23 कर लिए थे आप। देखो करके कर लेके इसको कर लोगे और करके ये देखेंगे 23,460 आता है, कहीं गलती हो गई है। 23,460 आना चाहिए। देखिए 2 दूना 4, तिया 12, पंचे 60 आ गया। अब 60 को हम 23 से कर लेते हैं एक ही बार, तब 7 से करते हैं, इसलिए कि हमें आसानी से हो सकती है ना। तो 23 और गुनी
60 था, तो 60 में क्या होता है 0 और 6 त्रिक 18 के 8 हाथ में 1 और 6 दूना 12 1 13 के 3 हाथ में 1 13 80, यही गलती था। और फिर हमें 7 से करना है, तो 7 से ये 7 शून्य शून्य 7 8 56 के 6 हाथ में रह गया 5 5 और 7 तिया 21 और 5 21 और 5 26 के 6 हाथ में रह गया 2 7 7 और 2 9 9 यहाँ आ गया इतना। कहीं या कहीं त्रुटि हो रही है, ये देखना। इसमें यहाँ 7 नहीं ये 17 है ना, इसलिए गलती हो रहा, तो इससे ये सारा गलती हो गया। यहाँ भी हमें 17 देना होगा। अब 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60। अब 60 को ये 60 आ गया। अब 60 को 17 से अगर हम कर लेते हैं 60 को 17 से, तो 17 छक्के 102 यानी 102 0 102 0 आ गया गुना 23 से करना होगा। तो चलिए कर लेते हैं, नहीं होगा क्या मेहनत करेंगे। 3 शून्य शून्य 3 दूना 6 3 शून्य शून्य 3 1 3, फिर ये 2 शून्य शून्य 2 दूना 4 और फिर 0 और फिर 2 1 2। यहाँ फिर कहीं गलती हो गया। 3 शून्य शून्य 3 दूना 6 और 0 3 होगा यहाँ ना, तो ये 6 सॉरी ये 0 6 0 6 4 3 2, यानी अब फाइनल क्या आ गया 23,460। ठीक है, 23,460 आ गया। तो चलिए अब हम लोग आगे करते हैं क्या करना है हमें, तो संख्याओं का गुणनफल करना है ना। संख्याओं का गुणनफल संख्या इसमें था हमारा 510 और गुना 92, तो 510 को भी 92 से हम लोग गुना करके देख लेना, गुना करके 23,460 आता है। और फिर एलसीएम गुना एचसीएफ करोगे, यानी सॉरी ये 2360 नहीं, ये गलती हो रहा है। 2360 को ये तो आ रहा है एलसीएम का ना, तो 2360 46,800 46,800 960 46,960 920 60 120 ना, तो 40,000 ये आएगा 40,920 और ये जो आ गया 23,460 और गुना 2 यही होगा 46,920। इसी से हम पकड़ लिए। तो ये इस तरह से हम लोग इसका बनाएंगे। फिर लिखेंगे कि यह साबित हुआ। देखो ये जांच करना जांच कीजिए कि दोनों संख्या ये होता है तो होता ही है, ये साबित करना है, इसमें असफल नहीं होना है। तो कहीं ना कहीं गुना भाग में गलती होगा, उसे आपको माइनरली ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तीसरा है 336। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो आप इसे लिखने की आदत बना लो। 336 का अभाज्य गुणनफल, तो 336 के दोनों विधि बता चुके हैं। 2 से लगाते हैं, 2 1 2 2 1 2 1 2 1 13 2 छक्के 12 1 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 8 16 और 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा 2 चौका 8 2 दूना 2, फिर 2 से जाएगा 1 2 दूना 4 1 2 1 2। अब ये 3 से जाएगा 3 7 21, यानी कि 336 बराबर 1 2 3 4 1 2 3 4 गुने 3 और गुना 7, इस तरह से आ गया। अब दूसरा था 54 का अभाज्य गुणनखंड। 54 का निकालेंगे, तो 54 को 2 से 2 दूना 4 1 2 7 14, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 आ गया। इस तरह से 54 का जो बन के आता है वो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 इतना। अब इसमें देखिए कि एलसीएम निकालना है ना। अब हमें क्या निकालना है, इस पे हमें एलसीएम निकालना है। तो
यहाँ लिखते हैं। चलिए एलसीएम जो है वो क्या होगा, तो 2 1 और फिर 1 2 3 को 2 बच गया ना, 1 2 3 को 2 बच गया। चलिए ये हो गया। अब 3 आ गया, फिर 7 है, 7 आएगा नीचे से, 1 3 1 2 चल चुका है, ये 3 बचा, तो 3 और गुना 3, मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 और 3 48 है ना, 48, ये ध्यान रखना है, 48 और 3 3 9 7 63, 48 को 63 से आपको गुना करना है। तो 48 और 63, 3 6 8 3 24, 4 हाथ में 2, 4 3 12, 2 14, 4 हाथ में रह गया 1, देखना फिर से, 8 3 24, 4 हाथ में 2 और 3 चौका 12 और 2 14, फिर 6 से 6 48 के 8 हाथ में रह गया 4, 6 चौका 24 और 4 28 के 8 हाथ में रह गया 2, यानी 4 8 4 12 के 2 हाथ में रह गया 1 1 2 8 10 के 0 हाथ में रह गया 1 और 2 3, 3024। कहने का मतलब ये क्या आया, ये नहीं लिखना है, ये तो रफ के लिए है, 3024। ठीक है, इसका 3024 आ गया। अब रहा HCF इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है वो देख लेंगे। ये 2 आ रहा है और फिर ये 3 मान लीजिए आ रहा है, यानी 2 गुना 3 यानी 6। HCF कितना आ गया, 6। तो अब संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। संख्याओं का लिख सकते हैं, संख्याओं का गुणनफल, संख्या क्या सब था, तो 336 गुणित 54। इसको जब हम लोग संख्या गुणनफल करेंगे तो ये आएगा 18,144। इतना तो मेहनत करके आप निकाल लोगे। अब इसी तरह से HCF गुना LCM, इस दोनों को भी अगर गुना करेंगे तो ये जो गुना HCF गुना LCM गुना करेंगे तो कितना है, ये है 30/24 और गुना 6, इसे भी गुना करोगे तो ये आएगा, इसे भी गुना करके देख तो ये 18,144 आ जाता है। इस तरह से लिखेंगे कि साबित हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें देखो कि सारे क्वेश्चन के विधि एक ही हैं, इसलिए ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप समझ चुके हैं कि पहले अभाज्य गुणनखंड दोनों का निकालेंगे और उसके आधार पर LCM और HCF निकालना है, और फिर HCF गुना LCM को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, देख लेंगे, और दोनों संख्या गुणनफल करके लिख लेंगे। दोनों अगर सेम आ जाता है इसका मतलब कि ये सही हुआ, और ये फैक्ट भी दिया हुआ है, इसके हिसाब से काम हमें करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करना। तो देखते हैं पहला सवाल हम लोग 12, 15 और 21 का निकालना है। 12, तो 12 का देखते हैं, 12 को निकालते हैं तो 2 छक्के 12, ट्रिप विधि से भी निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं। 12 अगर 2 से लगाते हैं तो 2 छक्के 12, फिर 2 से लगेगा तो 2 तिया 6, यानी 12 का आ गया हमें 2 गुना 2 और गुना 3। चलिए 15 का देखते हैं, 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 15 को 3 से लगाएंगे और ये आएगा 3 पचे 15, यानी 15 का 3 गुणित 5। फिर ये है 21 का निकालेंगे, 21 3 से लगेगा तो 3 सत्ते 21, यानी 21 को लिखेंगे हम लोग 3 गुना 7। अब हमें HCF निकालना है, तो HCF जो दोनों में कॉमन होता है, तो यहाँ देखेंगे 3 3 3, तीनों में कॉमन है 3, तो HCF आ गया 3। अब LCM में पहले 2 देख लो, 2 1 2, फिर ये दूसरा 2,
फिर ये 3 के साथ ये 1 2 तीनों 3 आ गए, ठीक है। अब खत्म, ये 5 और फिर ये 7, तो 2 दूना 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 6 7 6 के 42, 420। तो ये HCF और LCM इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। 17 23 और 17 23 और 29, 17 23 और 29 है। तो 17 23 देखेंगे इसमें कि या 17 अभाज्य संख्या है खुद, 23 अभाज्य संख्या, 29 अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं का HCF जो होता है, HCF ये दूसरा सवाल के लिए है, HCF जो होगा 17 23 का यह 1 होगा, क्योंकि कॉमन 1 भी नहीं है, तो चूंकि 1 तो सब में कॉमन है ना। LCM 17 गुणित 23 और गुणित फिर 29, ये आप करके आंसर लिख लेंगे, हो जाएगा। चलिए अब हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा 8 को 8 का फैक्टराइज कर सकते हैं, तो 8 का करते हैं 2 से, तो 2 दूना 4, फिर 4 को 2 से करते हैं, तो फिर 2 दूना 4, यानी 8 का जो आ गया 8 का जो फैक्टर आ गया वो 2 गुना 2 गुना 2। 9 को देखते हैं, तो 9 को करते हैं 3 से, तो फिर 3 तिया 9, यानी 9 का 3 गुना 3, और फिर 25 का तो ये 5 से विभाजित होगा, है ना। तो चूंकि ये करके दिखाना है आपको, ये 5 से करते हैं ठीक से, 5, तो 5 गुना 5। अब इसका LCM निकालना है, तो LCM इसमें कॉमन देखिए, पहले HCF की चर्चा करते हैं। तो HCF इसमें 1 भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो भाई कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब HCF 1 होगा। और LCM, तो LCM इसमें 2 गुणित 2 और गुणित 2, फिर 3 गुणित 3, फिर गुणे 5 गुणित 5, है ना। हाँ, तो 2 दूना 4 तिया 12, 2 दूना 4 तिया 12, 12 पंचे, देखिए ऐसे 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60, 8 तिया 9 और 5 45। देखो इस तरह से करने से क्या होगा, आप आसानी से गुना निकाल सकते हो बिना गुना का लिख करके किए हुए। अब यहाँ देखें 0 का 0 हो गया, 6 से 6 5 30 सुना, तो मेरा गया 3 3 और 6 का 24 और 3 24 और 3 27, इस तरह से 2700। ये LCM और HCF निकल गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चौथा सवाल, HCF इतना बराबर इतना दिया है, LCM इतना इतना का ज्ञात कीजिए। तो हमें HCF दिया हुआ है, LCM ज्ञात करना है, तो हमें LCM निकाल करके भी ज्ञात किया जा सकता है, बट ऐसे नहीं करना। हमें इस रूप से काम करना है कि संख्या जो हमें दिया हुआ है, मतलब एक सूत्र आपने की चर्चा हम लोग किए हैं पहले से, कि हम जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो HCF और गुना LCM, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो संख्याओं का गुणनफल है ना, तो हम लोग पहले तथ्य को निकालते हैं, संख्या का गुणनफल कितना है, तो 306 संख्या है, अगुने 657 ये संख्या है। HCF दिया हुआ है 9, ठीक। और LCM हमें नहीं पता है, तो चलिए LCM नहीं पता तो ऐसे लिखते हैं। अब देखिए इसमें LCM बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए LCM बराबर क्या होगा, LCM बराबर इस गुना है, ये गुना है भाग में आ जाएगा, तो 306 गुना 657 ये गुणित है इधर भाग में, ये आ गया 9 से। अब ये 9 से कटेगा, 9 6 का जो 9 7 63, 9 से कटेगा, 9 6 का 54, 9 7 63 और 2 3 9 27, ये कट गया। तो इस तरह से आपको 306 को गुणित करना है इतना 79 से, ठीक है। और ये जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 22,338 आंसर।
इस हिसाब कर लोगे। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। इसकी चर्चा हम लोग पीछे से करते रहे हैं, आप इसको ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हाँ देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब हमें ये बताना है कि ये अगर समझने का चीज पहले 6 है, 6 के पावर अगर कुछ रखा जाए, सपोज करते हैं अगर 2 रखते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, 6 गुना 6 यानी 6 चाह के 36। तो ये अंतिम अंक जो 6 आया सो 6 नहीं, यहाँ 0 आना चाहिए। ऐसा संभव है क्या? अगर 6 का पावर 3 रखें तो 6 गुना 6 गुना 6 क्या आएगा? देखो आप पहला चीज ये समझ लेते हैं कि आप 6 को 6 से गुना करोगे तो 6 से 36 6 आएगा, फिर 6 को 6 से गुना करेंगे तो 6 6 आएगा 36, फिर 6 आ जाएगा। कुछ भी गुना करते जाओ तो अंत में 6 6 6 ही आना है। पावर जितना होगा तो 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 आप लिखोगे 6 6 का 36 को, फिर 6 से गुना करें 6 6 का 36, फिर 6 लास्ट आएगा, ये 6 6 का 36, अंत में 6 आएगा। 6 आना ही आना तय है, ये 0 तो आने वाला है नहीं। ये तो हम ऐसे समझते हैं, लेकिन अगर 6 को तोड़ करके अगर फैक्टराइज कर दें, गुणनखंड निकालें, अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 6 गुना 3 है। अब 3 और 2 का गुणनफल जो है वो इसमें अगर शून्य नहीं आता है तो कभी भी कितना भी पावर डाल दें वो कभी भी अंत में शून्य नहीं आता है। ठीक है, अब है क्या कि इसी बातों को हमें एक लिखित रूप में देना है। कैसे इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इसको देखते हैं। ओके, यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ है ना 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है तो 2 और 3, मतलब 2 गुना 3 के रूप में, यानी 2 और 3 है। ठीक है, 2 और 3 के घातों को बढ़ाने पर शून्य संभव नहीं है। 2 और 3 के घात को बढ़ा भी लो, कहीं से भी कितने बार भी गुना कर लें, 2 3 को दे देना 6, ये संभव नहीं है। तो वही लिख देते हैं हम कि 2 और 3 के घातों को बढ़ाने पर, इसके पावर को, घात को यदि बढ़ा देते हैं, ऊपर में पावर डाल देते हैं तो वो बढ़ाने पर शून्य संभव नहीं है ना। शून्य संभव नहीं है। शून्य कहाँ संभव नहीं है? अंतिम जो अंक आएगा वो शून्य नहीं होगा, क्योंकि इसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि 6 का पावर n जो है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता है ना। तो हम लिख सकते हैं अतः 6n के लिए, 6 टू द पावर n के लिए अंक शून्य पर अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। अंक जो आएगा गुणनफल, अंक जो है शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। चलिए हो गया, इस तरह से हमें करना है। अब एक चीज जो समझने की चीज है वो आप ध्यान रखो, किसी भी संख्या के अंत में शून्य जो आ सकता है, शून्य पर समाप्त होती है जब उसके गुणनखंडों में अंत में या तो शून्य हो या फिर 5 हो। हालांकि और भी संख्याएं हो सकती है, 2 से भी आ सकता है, अंत में आ सकता है शून्य, 3 दाही 30, तो ये भी आ सकता है। हमें समान रूप से 2 और 5 पर ध्यान रखना चाहिए कि ये इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए हम लोग 5वां प्रश्न को इसी तरह से एक्सप्रेस करना है और देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 6ठा सवाल, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 है ना, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्या ये कैसे है, इसकी व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले जो समाकृत करके हमें लिखना है, तो संख्याएं जो है उसको समाकृत कर लिखना होगा। वो जैसे कि 7 गुना 11 और गुना 13 और जोड़ 13 है ना। तो इससे अगर हम लिखें
तो कैसे लिख सकते हैं 7 और इसे अगर ऐसा करते हैं कि 13 अगर कॉमन ले लेते हैं, इसमें देखो 13 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, 11 को 7 से गुना करने पर 77 इधर है और 13 आ गया, अब प्लस 13 आ गया तो 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 13 गुना 78। तो 13 गुना 78 को अगर गुना किया जाए तो 13 13 91 13 104 के 4 हाथ में रह गया 10, 13 7 91 और 10 91 10 101 तो यानी 10,014 ये आ गया। और फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा जो है ये 7 गुणित 6 गुणित 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 अजोड़ फिर 5। इससे अगर हम गुना करते हैं तो इसका देखते हैं हम लोग, द्वितीया 6 चौका 24, तो द्वितीया 6 चौका 24 और पंचे 120 7 छक्के 42, इतना कर लेंगे पहले, है ना। तो ये 0 12 दूना 24 4 हाथ में रह गया 2 12 चौका 48 2 50 50 40 और 5 50 45, है ना। तो 50 40 5000 माने 50 5040 अजोड़ 5 यानी 5045। तो दो टर्म हमें मिल गया, एक मिला 10,014 और दूसरा मिल गया 5040। अब इस दोनों को क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखते हैं हम लोग 10,14 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये 2 से होगा, तो 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, इस तरह से। अब इसमें फिर इसमें अगर लगाते हैं तो ये 5 7 5 12 3 चौका 12 यानी 3 से लग जाएगा। देखिए रूल हम पहले बता चुके हैं और उस रूल यहीं से रिवाइज होगा। अब 3 से विभाजिता की जांच हमने कर लिया, 7 5 12 जोड़ा, 3 से भाग दिया, 3 चौका 12, 4 से कट गया, इसका मतलब 3 से भी विभाजित होगा। ठीक है, चलिए 3 इकाई 3 बच गया 2 पर 3 इकाई 3 2 पे 0 आएगा, 3 छक्के 18 3 छक्के 18 2 बचा, 2 पर 7 27 3 9 27। ठीक, अब वो 169 को हम लगाएंगे, ये लगेगा 13 बार में 13 और गुणित 13। अब 13 जो है वह पुनः अगर हम 13 बार में लग गया, अब आगे तो लगना ही नहीं है, यह अभाज्य गुणनखंड इसका 13 आ गया। और दूसरा का जो देखते हैं, इसको लिख भी सकते लेते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख के रख सकते हैं क्या, 10,114 है ना, 1014 ये कितना हो गया, तो 2 गुना 3 गुना 13 और गुना 13 इस रूप में आ गया। और नेक्स्ट जो है 50 45, इसका हम लोग देखते हैं, ये आगा 3 से 5 4 9 9 5 14, 3 चौका 12, नहीं ये 3 से नहीं लगे, ये 5 से लगना है, तो 5 से लगाते हैं। 5 से आगा 5 दाही के 50 और 5 9 45, ये आ गया 109। देखिए यहाँ ये 5 और 109, इसका अब ये विभाज्य नहीं होगा 109, तो इसलिए अगर हम इसको लिख सकते हैं 5045 5 गुना 109। अब इस दोनों में दोनों जो है, इसके लिए हमें ये एक्सप्रेस कर देना चाहिए कि जो संख्याओं का जो गुणनखंड है वह अभाज्य संख्याओं का है और वह कम से कम 2 है। तो यह एक सिस्टम है या सिद्धांत है जो हम लोग करके भी देखे हैं और समझ चुके हैं इस पर, कि कोई भी भाज्य संख्या जो है, आधारभूत प्रमेय भी बताया है कि वह भाज्य संख्या जो है वह कम से कम 2 अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जाता है। भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड होते हैं। ठीक है, भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड होते हैं। ये हम लोगों ने प्रूव भी किया है कि
कि भाज्य संख्याओं के किसी भी भाज्य संख्या के अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये आधारभूत प्रमेय था ना। तो हमने यहाँ पर जो है 104 10 ये जो आया था पहला संख्या 1014 1014, इसे भी हमने अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिखा है। और ये 5045 है, इसे भी अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिखा है। इसका मतलब ये भाज्य संख्या है कि नहीं? यह भाज्य संख्या है। यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ लिखोगे नीचे में, यहाँ लिखना है कि चूंकि 10,014 एवं 5045 संख्या के अभाज्य गुणनफल संभव है, इसीलिए ये संख्याएं क्या होगी? तो भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इस तरह से इसको लिखेंगे।